पिंक फेस्ट के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और ये बहुत खुशी की बात है कि निरंतर साल दर साल आप लोग बड़े मन से, उत्साह से और चाव के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। एंड इट्स अ डिलाइट टू सी दैट every time we try and do something new, and here we have a great exhibition put up by eminent artists, young artists as well, and a lot of design institutions, new innovations that have been shown here in the exhibition. So I'm sure you've been enjoying the panels this morning, but here we have a very special topic today, because when we talk about art, and art and design are very closely related, and definitely our crafts, which is what we are proud of. And when we look at our country today, I think our craft tradition has given most of our design language. हमारी जो डिज़ाइन की जो परिभाषा है, जो हमारी शैली है, वो बहुत कुछ हमारे क्राफ्ट ट्रेडिशन से निकल के आ रही है। जबकि आप विश्व स्तर पे अगर आप देखेंगे तो सभी संस्थाएं जो कि बड़े लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आर्ट एंड डिज़ाइन एक ही डिपार्टमेंट होता है। आर्ट से इंस्पायर्ड होती है डिज़ाइन बहुत सारी। ये मैंने पूरे दुनिया में, क्योंकि आज की तारीख में मैं विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो कि 70 कंट्रीज से हम लोग 72 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जो इसके मेंबर हैं, और मैं इस 11 कंट्री के बोर्ड में एज वाइस प्रेसिडेंट बैठी हूँ। तो काफ़ी सारा विश्व भर में मुझे जाना आना इस तरह का मेरा रहता है। तो मैंने देखा कि किस तरह से आर्ट से इंस्पायर्ड है डिज़ाइन बहुत बड़े रूप से। पर जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो जहाँ आर्ट तो है ही, हमारी आर्ट काफ़ी हमारी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आप हमारी शैली देखेंगे, जो कि हमारे ट्राइबल कल्चर से लेकर के हमारे जो रॉयल्टी में लेकर के ये सारी जो हमारी पद्धतियाँ हैं, वो काफ़ी हमारे आपको डिज़ाइन ट्रेडिशन में नज़र आएंगी। So I think there's a very beautiful amalgamation of art, craft and design that we see, and India has a great role to play in the world today in terms of the kind of voice we want to create regarding innovation, right? So यहाँ पर क्योंकि मैं सब जनों को जानती नहीं हूँ और मेरे लिए बड़ा कठिन काम जरूर दिया है, बट अच्छा लगता है चैलेंजेस को लेना, क्योंकि एक उद्यमी भी हूँ मैं, जहाँ पर एक कला प्रेमी हूँ। वहीं मैंने क्राफ्ट से बहुत कुछ सीखा। बचपन से क्राफ्ट मेलों में गई, क्राफ्ट बाजार में घूमते घूमते अपने डिज़ाइन के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया। टेक्सटाइल्स के प्रति जो प्रेम हुआ वो भी मुझे अपने मेलों में जाकर के हुआ। कलर का जो सेंस डेवलप हुआ, कलर की, टेक्सचर की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी वहीं जाकर के, क्योंकि यहाँ उन जगहों पे वो लोग हैं जो हाथ से काम करते हैं, जिनके मतलब रग में कला बसी हुई है। तो आज जब मुझे इस मंच पे इन्होंने मॉडरेशन का काम दिया, आई थिंक ये अपने आप में बहुत बड़ा जटिल काम है, क्योंकि आई थिंक हमारे टाइम का काफ़ी अभाव चल रहा है। तो मैं थोड़ा सबसे चाहूँगी कि वो अपना बहुत संक्षिप्त परिचय दे, केवल आधा मिनट का, और उसके बाद में थोड़ा जिसमें मैं आपके बारे में जान सकूं कि आपका नहीं, आप परिचय इस बार आज के दिन जब हम बोलते हैं, मैं अच्छा बताते हैं, ठीक है, उसी में आप अपना परिचय बना दीजिएगा। तो जिसको हम कहते हैं एलिवेटर पिच आज की तारीख में, जहाँ पे 2 मिनट में आपको अपना बिजनेस प्लान बनाता होता है, तो शायद हमारा परिचय भी शायद 1 लाइन में दिया जा सकता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो आप अपने बारे में, हाँ चलिए ठीक है। तो मेरा काम नहीं है, मेरा काम मॉडरेटर का है। तो जब तक मैं भूमिका नहीं बांधूंगी इस पैनल की, तो मेरी शायद मेरा यहाँ पर इस बैठना कोई मतलब नहीं रहेगा। सो एक मॉडरेटर होने के नाते शायद मुझे इतना प्रिविलेज होना चाहिए। मैं हूँ अर्चना सुराना, फाउंडर एंड डायरेक्टर आर्ट्स कॉलेज ऑफ डिज़ाइन एंड बिजनेस, और 25 साल से एक संस्था का 2 कमरों से एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संस्था का निर्माण किया है। ये मेरी पृष्ठभूमि है, और मैं पैनल को यहीं से शुरुआत करती हूँ। आपके जो इंसाइट्स है वो आप एक एक करके आप लोग बयां करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि शेखर है। फिल्में बनाता हूँ, छोटी फिल्में बनाता हूँ, बड़ी फिल्में बनाता हूँ, और फिल्म बनाते बनाते अभी रील बनाता हूँ। तो आई एम अ रील मेकर। और ये चैलेंज है समय का कि फिल्म होती क्या है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूं कि फिल्म आप तभी देखते हैं जब आप कमरे की लाइट बंद करके फिल्म देखते हैं। जब आप कमरे की लाइट बंद करके फिल्म नहीं देखते तो आप फिल्म नहीं देखते। आप बीच में खाना खाने लगते हैं, आप बीच में चाय पीने लगते हैं, आपके विजिटर आ जाते हैं, आप उठ के चले जाते हैं, गैस का कुकर की सीटी सुनते हैं तो उठ जाते हैं।
तो आप फिल्म नहीं देखते। फिल्म देखने के लिए सबसे जरूरी है कि कमरा बंद हो, अंधेरा हो और आप पूरी तरह से अपना समय फिल्म को दें। फिल्म आपके दिमाग में चलती है और तभी चलती है जब आप फिल्म को पूरा पूरा तवज्जो देते हैं और बीच में मोबाइल नहीं देखते, उठते नहीं, पानी पीने नहीं उठते, तो ही आप फिल्म देखते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आपने लास्ट कौन सी फिल्म देखी। धर्मेंद्र जी, आपसे मैं माइक देता हूं कि फिल्म देखने के इस चैलेंज के बारे में, चूंकि आप भी फिल्में बनाते हैं, तो कैसे इसको देखते हैं और झेलते हैं जब आप 300-500 रुपए का टिकट लेके जाते हैं और आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठ के अपना मोबाइल चेक करता है, तो इट्स नॉट फिल्म। लेकिन आज नमस्कार, मैं धर्मेंद्र नाथ ओझा, मैं मुंबई में स्क्रिप्ट राइटर हूँ और फिल्म मेकर भी हूँ। आज का हालांकि विषय है OTT और भारतीय सिनेमा का भविष्य। तो रविशेखर जी ने फिल्म की इनिशियल बातें शुरू की है कि ये फिल्म होती क्या है, और क्योंकि ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, और जिस विषय पर जो मुझे ऑर्गेनाइजर ने बोला है कि OTT पर लोगों को बताइए कि OTT के साथ भारतीय सिनेमा का भविष्य क्या हो सकता है। तो मैंने देखिए क्या है कि समय समय पर सिनेमा को चुनौतियां मिलती रही है, और जब वीडियो आया था तो लगता था कि लोग सिनेमा देखना बंद कर देंगे, हॉल में जाना बंद कर देंगे। वैसे ही जब OTT आया है तो इस तरह की सुगबुगाहट है। OTT ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो किया है कि पूरे देश को स्टार बेस्ड सिनेमा से ज्यादा कंटेंट बेस्ड सिनेमा देखने की लत लगा दिया। एक अलग तरह का प्रतिस्पर्धा उसने क्रिएट किया है। दूसरी बात यह है कि OTT के बहाने में जो फिल्म में, जो रविशेखर जी ने बात की, फिल्म में जो स्टारडम की जो बात है उसके मिथ की चर्चा करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा सिनेमा में। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में जब महात्मा गांधी को पूरा देश सुन रहा था, उस समय लोगों की बढ़ती भीड़ सिनेमा थिएटर में बैठकर बोलती हुई सिनेमा का आनंद ले रही थी। पूना के आर्यन थिएटर में एक फिल्म रिलीज होती है, उसका नाम होता है संत तुकाराम, 1936 में। गांव खेड़े से लोग बैलगाड़ी में बैठकर सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सिनेमा के थिएटर के बाहर अपने जूते और चप्पल उतार देते हैं क्योंकि वो सिनेमा में, क्योंकि उनके संत तुकाराम आने वाले हैं, तो वो एक अलग तरह का उनका जो ग्रेटिट्यूड है, तो वो जाते हैं अंदर, और जैसे ही पर्दे पर संत तुकाराम प्रकट होते हैं तो लोग सिक्के उछालना शुरू करते हैं और पूरे सिक्के से पर्दा जो है भर जाता है। ये सिनेमा की ताकत, ये सिनेमा का जादू ऐसा है कि जितने भी मनोरंजन की विधाएं थी उस सबको उसने पीछे छोड़ दिया। ये हमारा देश जो है हीरो वर्शिप में विश्वास करता है, हम अपने नायक चुनते हैं, हम अपने नायक पूछते हैं। सिनेमा भी इससे अछूता नहीं रहा। सिनेमा में लोगों को लगा कि कथा और नाटक जो देखते हैं वैसे ही सिनेमा होगा, लेकिन सिनेमा का प्रभाव इतना ज्यादा था कि कल्पना से परे था। लोगों ने सिनेमा में अपने नायक चुनने लगे, अपने हीरो का चुनाव करने लगे। उसका असर ये हुआ कि हीरो और नायक का कद सिनेमा से बड़ा होने लगा। 1943 में एक फिल्म रिलीज होती है किस्मत। वो फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है, हिंदुस्तान की वो पहली फिल्म है जो कलकत्ता के रॉक्सी थिएटर में 3 महीने चलती है। रात को लोग बाहर खटिया लगाकर, चटाई लगाकर सो जाते हैं टिकट लेने के लिए। वो फिल्म में काम करते हैं अशोक कुमार। वो पूरी फिल्म बनती है 2 लाख रुपए में और अशोक कुमार को मिलता है सिर्फ 6,000 रुपया मेहनताना। लेकिन इस फिल्म के हिट होने के बाद जब नरगिस की मां जद्दन बाई एज ए प्रोड्यूसर जाती है कि अशोक कुमार को अपनी फिल्म में लेने के लिए, तो अशोक कुमार कहते हैं कि मेरा फीस है 1 लाख रुपया। यही वो समय है जब सिनेमा का स्टूडियो एरा का विघटन शुरू होता है और नए सुपरस्टार पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इस स्टारडम ने सिनेमा का नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि हम फिल्म का बजट
आधा बजट अगर स्टार को चला जाए तो हम कंटेंट बेस्ड सिनेमा नहीं बना सकते, हम स्टार बेस्ड सिनेमा बनाते हैं। ओटीटी डिजिटल युग में जो ओटीटी एक ऐसी क्रांति है जिसने फिल्म इंडस्ट्री के डायनेस्टी और स्टारडम पर सीधे गहरा चोट किया है। पंकज त्रिपाठी, विजय वर्मा, स्कैम वाला प्रतीक गांधी, अपहरण सीरीज वाला अरुणोदय सिंह, इसको कोई नहीं जानता था। मतलब ये है कि ये लोग जो है सिनेमा में एक साइड का रोल किया करते थे, ओटीटी ने इनको सीधे मेन लीड में लागू किया और लेकर आया। और इसके पीछे सिर्फ इनकी प्रतिभा नहीं बल्कि वो कंटेंट जो देना चाहता है। पहली बार सिनेमा को स्क्रिप्ट राइटर के लोगों की बात पता चल रही है और उसके पीछे जो सीरीज बनाने वाला है उसका बात चली है। मैं एक एग्जांपल दूंगा स्टारडम, एक स्टारडम देकर, बस स्टारडम का मैं एक देता हूं, बस एक देता हूं इसलिए क्योंकि इससे लोगों को समझ में आएगा कि स्टारडम किस तरह से हावी रहा है। एक फिल्म आती है शक्ति, इसके डायरेक्टर होते हैं रमेश सिप्पी, उसके लेखक होते हैं सलीम जावेद। वो फिल्म लिखी जाती है दिलीप कुमार के लिए, उसमें राज बब्बर मेन कास्टिंग में होते हैं उनके बेटे के रोल में। लेकिन जब अमिताभ बच्चन को ये बात मालूम चलता है तो वो कहते हैं कि मैं इस फिल्म में रोल करना चाहता हूँ। सलीम जावेद उसका विरोध करते हैं क्योंकि सलीम जावेद अमिताभ बच्चन को हर जगह रेफर किए हैं, लेकिन यहाँ विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि दिलीप कुमार पर लिखी हुई जो सब्जेक्ट है उसमें इतना बड़ा सुपरस्टार आएगा तो वो फिल्म दिलीप कुमार की नहीं रहेगी बल्कि अमिताभ बच्चन की हो जाएगी। शक्ति फिल्म का नाम आता है तो वो ये नहीं कही जाती वो सिर्फ दिलीप कुमार की फिल्म है, कही जाती है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म है। ये स्टारडम को ओटीटी ने उसका प्रभाव जो है बहुत कम किया है। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताया। पर मैंने जो समझती कि ये आर्ट क्राफ्ट और डिज़ाइन का है, लेकिन मैं बहुत सारी जो समानताएं हैं जो फिल्म इंडस्ट्री, आर्ट क्राफ्ट, कल्चर सभी को एक पूरा साथ लेके चलती है। आपने बहुत बढ़िया एक टॉपिक है, शायद 2 पैनल मिला, ये भी अपने आप में इनोवेशन और क्रिएटिविटी का दौर है कि हम लोग साथ बैठ पाए और एक ही लेवल से उस लेवल को सुन पाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, लेकिन थोड़ा सा ओरिएंटेशन रहता तो बेहतर रहता, हम भी आपका अच्छे से सम्मान कर पाते हैं। थैंक यू। So, बहुत अच्छा आपका। ऐसा है कि ये एक ऐसा फोरम है जो बड़ा डेमोक्रेटिक है, जिसका जो मन एक होता है ना ओपन माइक, कहीं से भी कुछ भी उठाओ, वो भी एक स्टाइल है बातचीत करने का। हम लोग इस ओपन माइंड से इस बात को सुने। तो यहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं जो अब दुश्मन से बन गए हैं, उनके लिए एक शेर पढ़ देती हूँ और आप सबके लिए भी है। इतनी ऑडियंस इतने ध्यान से सुन रही है, यही एक बहुत बड़ी बात है। तो आप सबके लिए, अल्फाज मेरे इबादत का जरिया है, अल्फाज मेरे इबादत का जरिया है, तुम तक पहुंच जाए तो लगता है दुआ कबूल हो गई। तो मैं अपना परिचय ऐसे ही देना चाहती हूँ कि मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। मैं एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस की ऑफिसर रही हूँ। 40 साल काम करने के बाद एज चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स दिल्ली रिटायर हुई हूँ। साथ में मैंने कविताएं लिखी हैं, फिल्में बनाई हैं और एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ। तो 30 सेकंड से ज़्यादा मैं टाइम नहीं ले रही हूँ, अब अपने इस काम के बारे में बात करूँगी। अभी जो आपने बात की, फिल्म एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है और जब मैंने फिल्म बनाने की सोची तो मैं फिल्म बनाने नहीं जा रही थी, मैं फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही थी और वो भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म। यहाँ जो आर्टिस्ट बैठे हैं वो इस बात को समझेंगे कि मैंने फिल्म बनाने के बारे में सोचा भी क्यों। मैं दिल्ली आई और लगभग बहुत समय तक मैंने केशव मलिक साहब के साथ काम किया। वो एक आर्ट क्रिटिक थे और मुझे लगा कि वो जो कुछ मुझे समझा रहे हैं और मुझे शेप अप कर रहे हैं एज अ मेंटर, एज अ फिलोसफर, फ्रेंड एंड गाइड, ये बात सबको मालूम होनी चाहिए, हर आर्टिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आर्ट को लेकर देखिए, फिल्में बनती हैं, आर्टिस्ट के बारे में आर्ट क्रिटिक बोलता है, एक सीनियर पोएट के बारे में एक यंग पोएट बोले, एक आर्टिस्ट एक आर्ट क्रिटिक के बारे में बोले, इसलिए बोले कि वो उसका मेंटर है, उसने उसको बहुत कुछ सिखाया है, ये बताया है कि आर्ट को कैसे देखा जाता है, आर्ट को कैसे समझा जाता है, कैसे दिल में उतारा जाता है। ये सोचकर मैंने कहा कि मैं आपके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, मुझे केशव के ऊपर एक फिल्म बनानी चाहिए। मैंने दूरदर्शन के एक बड़े डायरेक्टर से कहा कि आप हमारी ये फिल्म
बना दीजिए, पर बाई चांस वो समय नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने कहा तुम स्क्रिप्ट लिख लो, तुम राइटर हो, तुम्हारे साथ और ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स, इनपुट्स, उनके पुरानी फोटोग्राफ्स, ये सब निकाल दो। वो सब करते करते मैं उगता गई। मुझे लगने लगा कि केशव लगभग 90 साल के होने जा रहे हैं, शायद मैं ये फिल्म उनके जीते जी बना भी पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी। तो एक दिन मैं किरण नादर म्यूजियम में गई थी और कुछ आर्टिस्ट लोगों की बनाई फिल्में हम लोग देख रहे थे, शॉर्ट फिल्म्स। मेरा बेटा भी मेरे साथ गया था, वो नौकरी पे जाने वाला था, तो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ टाइम स्पेंड करें। तो उसने कहा कि जब ये लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं तो तुम उस डायरेक्टर का क्यों वेट कर रही हो? यू आर अ फोटोग्राफर, तुमने उसमें कोर्स किया हुआ है, तुम खुद फिल्म बनाओ। मैंने कहा केशव के ऊपर मैं फिल्म बनाऊं? केशव एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, जो आर्टिस्ट यहाँ उनको जानते हैं वो समझ पाएंगे कि हम लोग उनके कितना प्यार करते हैं। ही इज लाइक अ टावरिंग पर्सनैलिटी। तो बोला पूछ लो। वो बोरिंग सा दूरदर्शन का फिल्म बनेगा जिसमें एक आदमी उधर बैठ जाएगा और केशव का इंटरव्यू लेता रहेगा। एक बहुत ही बोरिंग स्ट्रक्चर होगा। केशव की सारी पोइट्री एब्स्ट्रैक्ट के बारे में है। तुम एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हो, तुम उनको 18 साल से जानती हो, तुम्हारा इतना पैशन है आर्ट और पोइट्री को लेके, तो शायद तुम बना पाओगी। कोशिश कर लो, नहीं बनेगी तो क्या हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्री तो है। मैंने केशव से बात की, जाके बताया कि तनु कह रहा, तनु मेरा बेटा है, और उस समय उसकी उम्र होगी मेरे ख्याल से 20 साल का होगा। तो केशव उसको बहुत प्यार करते थे। तो मैंने कहा तो कुछ नहीं बोले, हम लोग 2 घंटे तक बात करते रहे। मुझे लगा केशव को ये आइडिया पसंद नहीं आ रहा है कि मैं फिल्म बनाऊं, पर वो मेरे को बाहर छोड़ने आते थे हमेशा। तो गाड़ी तक छोड़ने आए तो कहे कि संगीता तुम फिल्म कब शूट करना चाहती हो? तो मैं बच्चों की तरह खुश होकर कूदने लगी। इस तरह से मैं फिल्म मेकर बनी। और पहली फिल्म जो मैंने बनाई उसका शीर्षक है ट्रूथ ऑफ आर्ट, जिसमें मैं पहले सीन में केशव की केवल उंगलियां दिखाती हूँ। बहुत लंबे, अखिलेश जानते होंगे, धर्मेंद्र जानता है, वो कितने खूबसूरत लंबे आदमी थे, चौड़े तो नहीं थे, तो हाँ ग्रीक गॉड की तरह लगते थे। और वो ना मैनुअल टाइपराइटर पे काम करते थे। तो उनकी पर्सनैलिटी के जो बेसिक ट्रेड्स हैं उसको मैंने बहुत करीब से देखा था। तो फिल्म शुरू होती है जिसमें मैनुअल टाइपराइटर पर 2 लंबे हाथ और उंगलियों से वो टाइप कर रहे हैं। तो इस तरीके से करके मैंने फिल्म बनाई और मैंने सोचा कि ये फिल्म ICCR में दिखाते हैं, और सारे आर्टिस्ट को मैंने बुला लिया और हमने वो फिल्म दिखाई। फिल्म में सबटाइटल थोड़ा बहुत इधर उधर हिल रहा था, क्रिटिसाइज भी हुए। 3 दिन के बाद किरण नादर म्यूजियम से फोन आया कि हम लोग ये फिल्म दिखाना चाहते हैं, हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। फिर थोड़ा ठीक करके मैं ले गई। फिल्म में सबसे अच्छी बात ये है कि आप उसको बार बार एडिट कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मेरी सारी नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की, पोइट्री की, सब चीज़ों की उसमें काम आई। और वो फिल्म पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह दिखाई गई है। अब पहले फिल्म में तीर में तुक्का लग गया कि वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कलेक्शन वॉशिंगटन में रखी गई है फिल्म। मेरी 6 फिल्में रखी गई हैं। क्या होता है अगर आपके अंदर पैशन है, लगन है कि मुझे कुछ करना है, तो उस पैशन के दम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया में डॉक्यूमेंट्री फिल्म इतना पॉपुलर नहीं है। मैंने ग्रीस में देखा लोग लाइन खड़े, डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में लोग लाइन में खड़े होकर फिल्म के टिकट खरीदते हैं और फिल्म देखते हैं। अब तक मैंने 30 फिल्में बनाई हैं। हमारा जो कंटेंट है डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, हमें ये देखना होता है कि हमारा कंटेंट अच्छा हो पर साथ में वो बोरिंग भी ना हो। सही तरीके से फिल्म डिवीजन की जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के पहले डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती थी, उससे एक बहुत लंबी जर्नी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ने तय कर ली है और अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग विधा के रूप में उसको देखा जा रहा है। मेरी फिल्म्स जो है बेसिकली या तो आर्ट के ऊपर है या इंडियन कल्चर पर है। मैंने लद्दाख के ऊपर 5 फिल्मों की सीरीज बनाई है, कश्मीर के ऊपर ऐसी 5 फिल्मों की सीरीज बनाई है। वो सब YouTube पे उपलब्ध है। आप में से कोई भी देखना चाहेगा तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकता है। ये मैं इनकी बात से उस बात को आगे बढ़ाती हूँ कि आज कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है। एक फिल्म बनती है, क्या नाम है उसका, एनिमल, और दूसरी तरफ एक फिल्म बनती है 12th फेल। मेरे ख्याल से 12th फेल एक अच्छी सक्सेसफुल मीनिंगफुल फिल्म है जिसको जितने IAS के एस्पिरेंट्स हैं वो देखते हैं और मैडम मुझसे पूछते हैं मैम ऐसे ही इंटरव्यू होता है, ऐसे ही सब कुछ होता है। तो इफ यू कैन टेक अ सब्जेक्ट विच इज रेलिवेंट टू पीपल तो लोग उसको देखेंगे।
और मैंने ये जो अपनी तरफ से कोशिश की है, मैं चाहती हूँ कि आर्ट और इंडियन कल्चर के ऊपर एक आर्टिस्ट के या एक पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे देखा जाए। तो मेरी यही कोशिश रही है, और दोस्त यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने मेरी फिल्में देखी भी हैं, और मैं समझती हूँ कि डॉक्यूमेंट्री को एक सीरियस माध्यम की तरह से देखा जाना चाहिए। इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है, और मेरे बहुत सारे यंग फ्रेंड्स इसको आगे करेंगे। मैम मैं सुन रही हूँ कि जब मैं डिज़ाइन, क्योंकि देखिए मेरा बैकग्राउंड वो है, तो मुझे हर चीज़ डिज़ाइन के की उस परिवेश में देखने की एक बनती है। तो जो आप लोग सब फिल्म और रील और स्क्रिप्ट राइटिंग से, तो स्टोरी टेलिंग आज की तारीख में बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले करता है एक अच्छे डिज़ाइन में। भाई चाहे सेट डिज़ाइन हो या कैरेक्टर को डिज़ाइन करना है, उसके गारमेंट्स डिज़ाइन करने हैं, कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करने, आई थिंक सारी जो शैलियाँ हैं वो पूरी फिल्म मेकिंग में पूरे रूप में जब तक नहीं होती तो एक अच्छी फिल्म बनना, निर्माण करने का काम नहीं हो सकता। चाहे फोटोग्राफी है, ये है। सो बहुत अच्छा लगा कि आज ये जो पैनल जो क्लब हो गया है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स निकल के आएंगे। एंड फिल्म मेकिंग का एक बहुत ही अव्वल और दर्जे का की कला है। तो आज हमारे बीच में यूनुस किमानी जी भी हैं। यूनुस जी भी अपने पीछे आप सिटी पैलेस म्यूजियम के डायरेक्टर हैं, एक एकेडमिशियन है, हमारे यहाँ भी कॉलेज में पढ़ाने आते हैं, आर्ट हिस्ट्री कल्चर से बहुत जुड़े हुए एक आर्टिस्ट हैं, काफ़ी इंस्टॉलेशंस वगैरह। तो मैं आपका व्यू जानना चाहूँगी। सो वी हैड 3 फिल्म मेकर्स, राइट? So all 3 of us. So it's a very interesting panel. So you could put in your views around craft, culture, film, whatever. I was supposed to be the moderator of this session. And I did your job. I'm wrong too. Yeah, and There were 2 I'm panels sorry. merged. Yeah, but it's nice to have filmmakers here on this stage. I don't know them, but it is very right when you say that we don't have a documentary filmmaking culture in this country, and this is a culture that we should ignite, because it is necessary, because I have seen very, very powerful documentary films, and they really move you. I mean, making a documentary film doesn't mean just facts. It's much more than that, and it can go to a very, very big level, and in a society which has be self-critical in a way, And so, but the subject that I was going to deal with today, was art, craft, and how we have been trying from our students to see. I mean, see, when we look at craft, most crafts are going slowly, and as technology will come to play more and more, craft will be going. And so there is an urgent need to document craft. At least if we don't have the craft, we will have document someday. Not that all craft will go, but many will go. Not needed transformation. Transformational possibility. That is my question here today. That is there a possibility of transformation? Because craftsmen, by their very nature, are very adaptable. They adapt to the time, they adapt to the needs, they adapt to the changing society. But is that adaptation good enough today, for craft to survive? And I don't know about you 3, but we have Pampa here, who would be able to say something, Archana ji, who would be able to say something, Bhavani ji here, Jitendra also. So, can I start with you, Archana ji? Oh, good. So you can start the moderation. That sounds good. Yes. So what do you want to hear from me? No, is craft at a sort of a point where it will not be able to adapt itself to the changing times, or you think it will remain alive? See, craft needs a lot of patronage. And I feel that our crafts are constantly evolving because of the demands across the globe. And we've seen that the patronage is now not coming from our own community, and it's coming from the Western world or the other world.
which is actually investing and seeing the potential in our crafts. And we've seen a lot of the export market that has developed, and they have seen the value in our crafts and they've really transformed it for their own culture. उन्होंने अपने tradition या जो भी है their lifestyle के लिए उन्होंने उसको adapt किया. And उसी को देखते हुए हमने काफ़ी कुछ अपने crafts को अपने lifestyle पे लेके आए. नहीं तो हमारे crafts लोगों ने ये सोचा कि ये तो पुराने ज़माने के हैं या पुराने हो गए हैं या उनमें शैली बदली नहीं है. तो वो एक जो चीज़ मैं देख रही हूँ उसमें काफ़ी आया है. पर मुझे लगता है कि हमारे क्राफ्ट्स को बहुत पेट्रोनेज की ज़रूरत है. और जैसे CSR फंडिंग दूसरी चीज़ों में जाती है, इसमें बहुत बड़े रूप में जानी चाहिए. And with the new government and Narendra Modi ji's very special focus looking at livelihoods, I think it's a huge opportunity that the craft people will get a lot of, more power now. And if you even see that, लोग बोलते हैं ना आपके सड़कों पे डायनासोर्स गए हैं अभी भी हिंदुस्तान में, इसका मतलब हमारे लिविंग ट्रेडिशंस अभी भी जिंदा है. And documentation filmmaking is a very strong medium to actually restore this. अभी मैं एक स्टार्टअप को मेंटर कर रही थी. She's a young girl. She's based out of Singapore, and now she's moved back to Gurgaon. She's an Indian origin. She is taking Indian crafts to the world spaces as public art. Our crafts as public art. So बहुत सारे यंग लोग हैं, वो फीलिंग इंस्पायर्ड. आई थिंक हम लोग जो डायलॉग कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है. लोगों को जो पाश्चात्य है वो पाश्चात्य हमारे दुनिया आज भी इंडिया में आती ही हमारे ट्रेडिशन की वजह से. वो हमारी इस वैल्यू को समझ पा रहे हैं. तो चाहे वो कोई भी शैली हो हमारी, चाहे फिल्मों में जितना क्राफ्ट का इस्तेमाल है, आई थिंक वो तो कहीं पे भी नहीं होगा जितना क्राफ्ट. लेकिन इसमें there are many problems involved. When designers and artists use craft, in their work, they don't ever give credit to the craftsmen. They think that they pay them and they use them as skilled labor. And they never give any credit. I mean, I was in the India Art Fair, which happened last month, and there was lot of artists working with craft, But I never saw, only one stall I saw, Shrujan, which was giving full credit to those craftsmen. Otherwise, designers don't give credits, artists don't give credits. Artists and designers have become like superheroes. Absolutely, they think that it is their idea, it is their concept, and so it completely belongs to them. He started that how film is actually created superheroes. Yeah, how the OTT platform. So we are coming to that, that artists and designers act like superheroes. They think that they pay the craftsmen, and is it right? Is it ethical? अभी फिल्म की बात कर रही थी आप, केशव मलिक की बात कर रही थी. मैंने मेरे कैटलॉग में लिखा था, और मैं जब भी दिल्ली जाता था काफ़ी टाइम उनके साथ गुजारता था. उनके घर पे घंटों में बैठते थे. वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी. और आपने उन पर फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी बात है. मैंने बाई चांस देखी नहीं है और देखना चाहूँगा. तो ये जो आर्ट क्राफ्ट की जो बात कर रहे हैं, ये और फिल्म की बात है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं. भाई फिल्म बनाना भी तो एक आर्ट है, और उसकी जो स्किल है, क्राफ्टमैनशिप है, वो भी जरूरी है. मतलब फोटोग्राफी आप कर रहे हैं, जैसे सत्यजीत रॉय है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी द इनर राइट. तो ब्यूटी क्या है कि वो विनोद बिहारी मुखर्जी पे बनाई थी, और विनोद बिहारी मुखर्जी के वो स्टूडेंट थे. तो उन्होंने सोचा कि इससे बढ़िया कोई होमेज नहीं हो सकती कि मैं उन पर फिल्म बनाऊं. तो उन्होंने उनको खूब, उनके स्टूडेंट थे इसलिए उनको जानते थे अच्छे से, फिर पूरा स्टडी किया. जहाँ जहाँ वो रहे, जैसे नेपाल में रहे थे, कुछ म्यूजियम को वहाँ की उन्होंने रिनोवेट किया था, पूरा वनस्पति में रहे, तो वो सब जगह गए, बनारस गए, जहाँ जहाँ वो घूमे थे, रहे थे, वहाँ सब जगह, और उन्होंने वो फिल्म बनाई. तो जैसे टाइटल है द इनर राइट, वो व्यक्ति बाद में ब्लाइंड हो गए थे. ब्लाइंड हुए थे तो बनस्थली में रहे थे साल भर पास हमारे पास ही. तो ब्लाइंड होने के बाद वो किस तरह से काम किया उन्होंने, तो क्ले में काम किया, क्योंकि वो 3 डायमेंशन चीज़ है, आदमी ब्लाइंड होने के बाद फील कर सकता है. लेकिन उसके बाद ड्राइंग भी किया उन्होंने, पेंटिंग भी किया. और एक बार मैं उनसे मिलने गया तो मुझे मालूम था कि वो मेरे से पूछेंगे कि तुम कुछ अपना काम लाए हो. तो मैंने से पूछा उन्होंने कि तुम अपना काम लाए, तो मैंने कुछ स्केचेस दिखाए.
तो उन्होंने कहा मेरी उंगली पकड़ो और ये इस पे फिराओ। तो मैंने फिराया, उन्होंने पूरा फिर कहा कि तुमने कलर भी यूज किया? मैंने कहा हाँ यहाँ कलर भी है। अरे वाह, ये तो अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे तुमको थोड़ा ये करना चाहिए था। तो ये है इनर आई की बात है। तो क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम सारी चीजों को जो वो पेपर कट वगैरह करते थे और बहुत सारी चीजें फिर म्यूरल्स किए उन्होंने, तो वो इनर आई की जो बात थी, तो किस तरह से उन्होंने चीजों को रिलेट किया सत्यजीत रॉय ने। और मजेदार ये कि वो सारी फिल्म के उन्होंने खूब स्केचेस किए, ड्राइंग किए, तो जितनी फिल्म जनरली डायरेक्टर वेस्ट कर देता उसमें तो वो फिल्म बना देते थे। तो ये ब्यूटी है। तो इसमें आर्ट भी है, क्राफ्ट भी है, स्किल भी है, टेक्निक की नॉलेज भी है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आर्ट, क्राफ्ट और ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब हम दूसरे उस पर आते हैं जिसमें कि हम आर्ट और क्राफ्ट की बात कर रहे थे। तो विलेजेस वगैरह में जैसे क्राफ्ट मैंने वो काम कर रहा है, तो सबसे मजेदार जैसे इन्होंने बताया कि आर्टिस्ट ने उससे हेल्प ली और एज ए हीरो वो खुद अपने को डेवलप कर रहा है और बता रहा है कि ये मेरे साथ काम करते हैं, इनको मैंने मदद किया है, मैंने इसको रिवाइव किया। लेकिन मैं इसके लिए, हाँ वो एक्सट्रीम सिचुएशन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि होना क्या चाहिए, अभी जरूरत क्या है उसके लिए। जैसे हमारा छोटा ब्रदर इस पर काफी काम कर रहा है, हम भी मदद करते हैं उसको, कि विलेज के अंदर क्राफ्ट्समैन जहाँ काम कर रहा है, आपने उसको यहाँ पे जवाहर कला केंद्र में एक हट्स बना दी, यहाँ रहने को जगह दे दी और कहा कि तुम यहाँ काम करो। लेकिन वहां पर जो रह रहा है तो उसको जो इथोस मिल रहा है, वहां पे जो लोक जीवन का उसका जो मजा है, सुबह से शाम तक जो सूर्य की वो पूरा रूटीन चलता है, लोगों का रूटीन चलता है, कैसे खेतों में सुबह मॉर्निंग में 6 बजे बाद लाइफ शुरू हो जाती है, तो वो सारी चीजें वो विजुलाइज करता है। बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, हर एक चीज उसके जीवन का पार्ट है, लाइफ पार्ट है। उसमें से उसको इंट्यूशन मिलता है, उस इथोस में से वो काम कर रहा है। तो वो जो काम करेगा वो क्राफ्ट कभी खत्म नहीं होगा। आप वो कहो कि हम रिनोवेशन करेंगे, हम उसको ये सिखाएंगे, हम कुछ नहीं है, जरूरत नहीं है। तो नेचर से वो सीख रहा है सब कुछ, तो उसकी जरूरत है। जरूरत ये कि वो जहाँ काम कर रहा है, हमको अगर उससे कुछ लेना है तो हम वहां जाएं और जाके उससे जो परचेज करना है, जो भी करना है, उसकी मदद करना है, जो भी करें, लेकिन उसका वो जो इथोस है उसको छोड़े नहीं। उसके लिए उसको मजबूर नहीं करें कि भाई तुम जाके यहाँ जयपुर में आ जाओ और यहाँ पे आकर हमारा काम करो। सर अभी मैंने ना 1 हफ्ते का कार्यक्रम किया, हमने 30 पार्टिसिपेंट्स 8 कंट्रीज से आए, टीचर्स से लेके स्टूडेंट्स आए। हमने उन्हें जयपुर रग्स, ये अपने ब्लू पॉटरी, ये सब सिखाया। तो जैसे लीला जी ने बोला, मेरे यहाँ पे इन हाउस प्रोडक्शन नहीं है, सारा गाँव में होता है। जयपुर रग्स का एक भी काम यहाँ नहीं होता, सारा गाँव में होता है। तो प्रोडक्शन यहाँ, तो वो क्या वहीं जाकर के बनाते हैं जब, तो उनकी ऑथेंटिसिटी है उनके काम के अंदर। तो ये एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है। एक तो चलो बिजनेस एस्पेक्ट से देखें तो इन्वेंट्री नहीं बढ़ानी पड़ती, आप अपना इतना वेयर हाउसिंग नहीं करनी, इतनी जगह नहीं लगानी लोगों को लाने की, आप गाँव में जाके करने लग रहे हो, आपके लिए एक वाइबिलिटी भी बेटर पड़ रही है। तो अब लोगों को ये समझ में आने लगी है कि इसकी अपनी वैल्यू। पहले लोग छुपाते थे, आज की तारीख में लोग को गौरव होने लगा है कि भाई हम इनका नाम लेंगे तो हमारी पहचान बेहतर है। तो जो सस्टेनेबिलिटी, सोशल डिजाइन, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हो रहे हैं, अब दुनिया का थोड़ी विचारधारा बदलती जा रही है। अभी मैं चाइना की कॉन्फ्रेंस में से, हमारा थीम क्या था आप मानेंगे? इंटरनेशनल डिजाइन कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? कोई गेस? नैरेटिव्स ऑफ लव। कैन यू इमेजिन? हाउ डू यू राइट रिसर्च पेपर्स ऑन लव, राइट? नाउ यू ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू कैन, हाउ डू यू मेक लव seen and happen in objects and things. So ये आ रहा है, care is the word, the new word in design today, international. Care, जो ये words कभी थे ही नहीं, हमारे डिक्शनरी का पार्ट नहीं थे डिजाइन में। था, कलर था, फॉर्म था, लैंग्वेज थी, डिजाइन लैंग्वेज क्या होती है, या टेक्निकल क्या होता है, ये सारे तो कहने का मतलब है कि जैसे ये डिजाइन की लैंग्वेज इवॉल्व हो रही है, दुनिया इवॉल्व हो रही है, सोसाइटी 5.0 जैसे जापान ने जैसे कॉन्सेप्ट दिया है पूरा, तो अभी उन्होंने क्यों दिया? बोला हमारा समाज ही सबसे बड़ी चीज है, जबकि हिंदुस्तान इस बात को समझता था, लेकिन जो पाश्चात्यकरण में हम सब भूल गए कि भाई हमारा समाज हमारे लिए कितना जरूरी है। जब आपदाएं आ रहे हैं तो लग रहा है लोगों को हमारा समाज बड़ी चीज है। तो क्रेडिट अब लोगों को मिलना शुरू हो गया है और मिलेगा और मिल रहा है। अभी मैंने देखने में काफी, मैं तो खैर जैसे काफी जुड़े, तो मैं देख रही हूँ बहुत अंतर आया है। अभी क्रिश्चियन डियोर ने इतना बड़ा शो बम्बई में किया, पूरा गेटवे ऑफ इंडिया में, सारे आर्टिजन एंड क्राफ्टमैन जिस स्कूल से उन्होंने कपड़े बनवाए वो हिंदुस्तान में आज सालों सालों से बनवा रहे हैं। जहाँ पे क्राफ्ट स्कूल है उसको उन्होंने दिखाया कि हमने ये किया, तो पूरी दुनिया क्राफ्ट्समैन को दिखाने में लगी। सो ये चीज नो, मेरे पास प्रश्न बहुत सारे हैं और मैं प्रश्न पूछता रहूंगा, क्योंकि जब काम करते हैं तब प्रश्न अपने
अपने आप पैदा होते हैं, और आपकी बात ये सही है। और इसी बात से आपने जब एक्सपोर्टर की बात की है ना, तो मेरे जहन में एक प्रश्न है और मैं पंपा से पूछूंगा कि क्या क्राफ्ट को एग्जिस्ट करने के लिए इंडस्ट्री बनाना जरूरी है? फिल्म तो इंडस्ट्री ऑलरेडी बन गई है, फिल्म हैज नो लॉन्गर रिमेन्ड अ क्राफ्ट, तो ना आजकल मैं देख रहा हूँ कि आर्ट और क्राफ्ट की एक इंडस्ट्री बनने लगी है, तो वो जरूरी है उसको सरवाइव करने के लिए, बिकॉज क्राफ्ट बाय इट्स वेरी नेचर इज अ कॉटेज इंडस्ट्री, you know, but today it is becoming more of an industry than cottage. इंडस्ट्री की बात मैं क्या कहूँ, आई डोंट बिलीव इन दैट. आई बिलीव इन द जेन्युइनिटी एंड द ट्रूथफुलनेस ऑफ एन आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन. सो अभी रिसेंटली मैं अपना परिचय देती हूँ कि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट्स एंड डिज़ाइन में प्रोफेसर हूँ, और रिसेंटली मैं फुलब्राइट में यूएसए गई थी, और जस्ट लास्ट मंथ फरवरी में मैं लौटी हूँ. तो मेरा टॉपिक ऑफ रिसर्च था क्विल्ट मेकिंग इन अमेरिका, ट्रांजिशन फ्रॉम क्राफ्ट्स टू द आर्ट्स. सो उसमें मैं एक कम्युनिटी है, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, जो कि डिसेंडेंट्स ऑफ स्लेव्स, वो अलाबामा में practice करते हैं quilt making, and they started quilt making just as a utility purpose to keep themselves warm. लेकिन अफ्रीकन कम्युनिटी में ये सेंस ऑफ रिदम इतना इनहेरेंट है, जो उनका क्विल्ट्स जो वो पुराने कपड़ों से बनाते थे तो दे आर सो एब्स्ट्रैक्ट एंड सो asymmetrical design, and it is in par with an abstract art like Mondrian or Joseph Albers. And thankfully they were discovered by a curator of a museum, and he took their works to the museum and showed it in Houston Museum, and everybody it correlated with modern abstract art, or art correlated with them, but it was very spontaneous when I asked them कि आपने ये कलर, ये जो asymmetrical तरीके से लगाया, यहाँ पे ऐसे, वहाँ पे थोड़ा सा emphasis, ऐसे क्यों किया? तो बोले just like that, because that inherent sense of rhythm is there within them. हाँ, और उनको इतना, हम जो आर्ट कॉलेजेस में या डिज़ाइन कॉलेजेस में इतना स्ट्रक्चरली हम इसको सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन उनमें वो इनहेरेंट है. तो आई थिंक इन द प्रेजेंट टाइम्स देयर इज नीड फॉर टू ब्रेक द बैरियर्स, ब्रिज द गैप, एंड art, craft and design, there is a correlation, and more artists should collaborate with craftsmen and break the hierarchy of the arts. All this should come in par with the craftsmen. These Geesman, they started crafting, but they are now, their names are equally famous. So ये इंडिया में भी होना चाहिए कि craftsmen should get their credits. And यूनिस जी, आप खुद ही तो कर रहे हैं, आप तो collaborate कर रहे हैं. As an artist, you are collaborating with craftspersons, which is very interesting. I've been following your works. Thank you. I'm intruding in the subject because very recently I came to Jaipur, and then I went to Ratelia village in Sanganer. It will interest you. Then I had decided that I would change my surface. Instead of canvas, I will work on khadi, and that also hand woven. तो चरखे पे 200 मीटर कपड़ा काटा गया मेरे लिए, और रतेलिया गांव में रह के प्लांट से जो नील इंडिगो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो लेकर एक वहाँ पे छोटा सा वर्कशॉप है, वो ब्रिज उदयवाल जी का,
तो वो मैंने हायर किया और मैं 10 दिन उस गांव में रह रही थी। ये करने के लिए, इसलिए नहीं कि मुझे उनसे कुछ लेना है, मैं उनका क्राफ्ट सीखने के लिए गई थी। आई थॉट कि जो हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक है उसमें वो जो उनके डिज़ाइंस हैं, जो भी उनका अपना ब्लॉक है, उसको अगर हम थोड़ा कॉन्टेम्प्रेरी कर दें तो हमने उसको रिवर्स किया। मैंने कहा कि मुझे खादी के ऊपर नील से काम करना है, कुछ डाई भी किया। उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वो मैं दिखाना चाहती थी पर यहाँ पे सुविधा नहीं होने के कारण नहीं दिखाई जा रही है। उनके साथ रह के मैंने उनसे कहा, मेरे पास 3 बच्चे थे, एक सुरेंद्र जो टाबू बनाने का एक्सपर्ट था, तो मड रेजिस्ट उसने मुझे बना कर दिया और हम ब्रश से मड रेजिस्ट यूज करके मैंने अपने कंटेम्प्रेरी स्टोरी वीव की है। स्टोरी है आदियोगी शिव, अ जर्नी इन कॉस्मिक इंडिगो, और कॉन्सेप्ट जो मैंने लिया है शिव का वो अर्धनारी नटेश्वर का है। उसमें बीच बीच में मैंने टेक्स्ट भी लिखा है ब्रश से, पेन से नहीं, और वो ब्रश उसमें इंडिगो कलर में डुबोकर। और ये जो मेरा प्रोजेक्ट था वहाँ पे मैं कर रही थी, तब तक कोविड स्टार्ट हो गया। तो लास्ट के 15 मीटर मैंने फिर उसको दिल्ली में पूरा किया। ये आई गिव ऑल द क्रेडिट टू राजस्थान कि आज मुझे टेक्सटाइल, मुझे लोग भूल गए कि मैं कैनवस पे पेंट करती थी। वो कहते हैं इंडिया के टेक्सटाइल आर्टिस्ट जो कंसेप्चुअल आर्ट कर रही है उसमें मेरा नाम शुमार कर दिया है। मैं ये कहना चाहती थी कि उन लोगों से मैंने सीखा। मैंने कहा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, देयर इज, ये ब्रिटिशर्स करके चले गए हैं जो उन्होंने मुझसे, हम लोगों को सिखा दिया कि आर्ट एक अलग चीज है और क्राफ्ट एक अलग चीज है। मैंने अपनी फिल्म में यही बात कही है कि दोनों बहुत ब्यूटीफुली हार्मोनिक मेथड से एक दूसरे के साथ ब्लेंड करते हैं। हमारे लिए हर घर में जो आर्ट होता है, जो हम दीवार पे बनाते हैं, पूजा में बनाते हैं, रंगोली करते हैं, वो सब आर्ट है। उसको मैं क्राफ्ट में नहीं गिनती हूँ। आर्ट और क्राफ्ट में कोई फर्क नहीं है, आप किसी भी नाम से पुकारें, वो हमारा भारतीय संस्कार है, जो हमारा कल्चर है, हमारे इनबिल्ट इथोस है, वो उसमें आता है। मैंने शिव की कहानी सिर्फ इसलिए ली थी कि मुझे लगा कि मैं इस आर्ट को गांव-गांव तक पहुंचाऊंगी, लोगों को दिखा सकूंगी और वो रिलेट कर पाएंगे। तो दैट एग्जीबिशन हैपेंड इन बिहार म्यूजियम। एक दिन राजस्थान भी लाऊंगी, अभी राजस्थान नहीं पहुंचा, अभी पौंडीचेरी में ऑरविल में दिखाया गया, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई सेड मेरा कपड़ा, मेरा रंग, उसमें कोई भी चीज केमिकल नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं ऐड कर दूं, मैंने अपने टाइम से ज्यादा टाइम लिया, मुझे माफ किया जाए। थैंक यू। ये जो सस्टेनेबल वर्ड है वो भी ज़रा काफ़ी सारा प्रॉब्लमेटिक वर्ड है, लेकिन दूसरा एक पहलू में जो ज़्यादातर देख रहा हूँ सब जगह, वो ये है कि एजुकेशन और एक्चुअल फील्ड भी पिछड़ते जा रहे हैं काफ़ी सारे, यू नो, कि education is probably not answering the needs of the time, or the needs of the time is not taking consideration of education either ways, you know. And I would like Jitendra, I mean, I'm calling all of them by names because they are my friends, and I would like Jitendra if you can throw some light on it. Okay, पैनल को नमस्कार। मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा कि क्योंकि एक्चुअल टॉपिक जो है OTT और समानांतर सिनेमा का विषय एक्चुअली थोड़ी सी दिशा आगे चली गई है, तो हम उस सवाल में बाद में आएंगे। हाँ, तो हमने डेमोक्रेटिक है बिल्कुल, तो मैं थोड़ा सा OTT पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि फिल्म वालों को भी बोलने का एक वो मिलना चाहिए। तो मैं भी फिल्म से ही हूँ, फिल्म मेकर रहा हूँ, बॉम्बे में रहा हूँ, फिल्में बनाई, जयपुर में भी बनाई, काफ़ी काम किया। तो I have been saying that when OTT arrived in 2015 with the arrival of the Netflix, Narcos, and then House of Cards happened, डिसरप्टिव हो गया सब कुछ, उसने बदल के रख दिया सब कुछ। जब नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म $250 बिलियन लेके आता है और उसके पास कॉर्पोरेट पावर होती है, तो चीजें बदलने लगती हैं। OTT ने सिस्टम को कैसे चेंज किया कि एक होता है दर्शक, और फिल्मों ने दर्शक बनाए थे अपने, एक कॉमर्शियल सिनेमा होता था,
मिथुन की फिल्में होती थी या अमिताभ की फिल्में होती थी, कॉमर्शियल सिनेमा का अपना एक वो था, लेकिन साथ में पैरेलल सिनेमा सांसें ले रहा था। वहाँ अदूर गोपाल कृष्ण थे, वहाँ पे आपके मीरा नायर थी, वहाँ सत्यजीत राय थे, और ये लोग अपनी बात कह पा रहे थे। हमारे पास एक अच्छा दर्शक था। हम ऑडियंस के तौर पे इंडियंस काफी, हमारी रुचियां समृद्ध थी। शायद मुझे लग रहा है कि उस जमाने में हम थोड़े समृद्ध थे। वी वर एनरिच्ड विद अवर टेस्ट। ओवर द इयर्स वी डिक्लाइन। चीजें खराब हुई, फिल्मों की क्वालिटी खराब हुई, हमारे सब्जेक्ट्स खराब हुए। समानांतर सिनेमा अपनी पहचान, अपना वजूद खोता गया। इसका वजूद नहीं बचा था। कुछ एग्जाम्पल्स थे लेकिन नहीं बचा था। तो अब जो समय है, क्योंकि ओटीटी पावर है, डेमोक्रेसी है, दर्शक के पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है, तो ओटीटी ने एक स्वतंत्रता दी है, पावर दी है नए फिल्म मेकर्स को, नए आप जैसे स्क्रिप्ट राइटर्स को स्वतंत्रता दी है कि आप लिखें, अच्छे कंटेंट लिखें, और कंटेंट इज द किंग एट दिस टाइम। मेरे फ्रेंड्स हैं मुंबई में, नेटफ्लिक्स में हैं, तो जब मैं बात करता हूं कि अभी इनका स्ट्रेटेजी क्या है, तो मैं इस मुद्दे पे उनसे बात किया। आज इसमें बोलना था तो मुझे लगा कि ये प्रेजेंट करना चाहिए मुझे। तो नेटफ्लिक्स का जो सोच है वो मैं बता रहा हूं कि नेटफ्लिक्स में विवेक डे है, तो वो बोलते हैं कि क्योंकि हमारे पास अब है बिलियंस है, हमारे पास डॉलर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि जो सार्थक सिनेमा है और न्यू इंडियन सिनेमा, जो ऑटर सिनेमा जो था फ्रांस का था, या इंडियन इस समानांतर सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो हम अब वो दौर शुरू होगा। हम अब देना शुरू करेंगे उन कंटेंट राइटर्स को, उन फिल्म मेकर्स को वो जगह देंगे, वो स्पेस आने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि भविष्य बहुत शानदार होने वाला है। अभी नहीं था, भविष्य शानदार होगा। इसकी दो वजह, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म विकसित हो गए हैं और दूसरी वजह हमारी रुचियां, हमारे इंटरेस्ट परिष्कृत हुए ओवर द इयर्स। यूरोप में कला में रुचियां परिष्कृत हैं, इसीलिए उनके शहरों में आप दिखेंगे, आपको स्कल्पचर्स दिखेंगे रोड पे। वो सेम इंडिया में होने वाला है। जैसे जैसे हम $5 ट्रिलियन या $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, तो हम रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठेंगे और हम ज्यादा, हमारी भूख बढ़ेगी। हम तो चाहेंगे कि ऐसा हो। तो समानांतर सिनेमा का भविष्य वहीं पे है। समानांतर सिनेमा उन्हीं को पसंद आएगा जब आप इस लेवल से ऊपर उठ जाएंगे। तो ये तो इस पर था। थैंक यू सर। Chalo, I am going to reframe my question. Does the film schools answer the needs of the field today? I mean, education, and what we are trying to see is that education and the field are getting more and more divorced. That's what I am seeing day by day. Film schools, are they answering the need of the time? Because we shouldn't just talk about craft and ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो FTII है उसने 25-30 सालों से ज्यादा समय से वो फिल्म पढ़ा रहे हैं, लेकिन जितने बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं वो वहां से फिल्म डायरेक्शन पढ़ के नहीं निकले। चाहे वो राजकुमार हिरानी हो, चाहे डेविड धवन हो, ये लोग एडिटिंग की ट्रेनिंग लेके निकले। जो लोग डायरेक्टर की ट्रेनिंग लेके निकलते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो हमारा फिल्म स्कूल एकदम फेल है। हम एक भी डायरेक्टर जो है बड़ा डायरेक्टर नहीं दे पाए। श्याम बेनेगल जैसे लोग वो फिल्म स्कूल से नहीं आते। सत्यजीत रे जैसे लोग फिल्म स्कूल से नहीं आते हैं। ऋतिक घटक जैसे लोग फिल्म स्कूल से नहीं आते। कुमार साहनी फिल्म स्कूल से नहीं आते। फिल्म स्कूल से हैं, संजय लीला भंसाली है, विनोद चोपड़ा है। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने डायरेक्शन का किया है, अगर आप परसेंटेज निकालिए कि आप 40-50 साल से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और आपके पास दो नाम है कि एक विनोद चोपड़ा है या संजय लीला भंसाली है, तो नॉट एनफ ना, दैट इज नॉट एनफ।
तो जब हम फिल्म टीचिंग की बात कर रहे थे, बॉम्बे में शाहरी एकेडमी में फिल्म पढ़ा रहा था मैं, तो ये इन बातों से हमने कोर्स की डिजाइनिंग शुरू की थी कि वो क्या है, क्या चीज है जिसकी वजह से फिल्म स्कूल फेल हुए हैं। तो उसको रीथिंक करने की जरूरत है, उसको रीफ्रेम करने की जरूरत है, उसको फिर से सोचने की जरूरत है। इसमें थोड़ा सा एक मेरा थोड़ा सा आगे पूछना है। जी जी। दुनिया में हो रहा है, अपने हिंदुस्तान में शायद नहीं हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। दुनिया के बारे में बताने के लिए शायद मैं सही व्यक्ति नहीं होऊंगा, लेकिन जब मैं लियोनार्डो दा विंसी की सीरीज देखता हूं, जो ब्रिटिश सीरीज है, और वहां मुझे ये पता चलता है कि कैसे लियोनार्डो के चाचा ने उनको एक आर्टिस्ट के घर पे छोड़ दिया सीखने के लिए, और वहां उन्होंने सारा कुछ सीखा। फिर एक दिन उनके टीचर ने खुद कहा कि अब आगे से मैं पेंटिंग नहीं करूंगा, है ना। तो हमें वैसे टीचर्स की जरूरत है, हमें वैसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। तो मामला बिल्डिंग बना के इंस्टीट्यूट बनाने का नहीं है, व्यक्ति का इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है। बहुत सुंदर बोला। जब तक व्यक्ति इंस्टीट्यूशन नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसमें मैं एक राय जोड़ना चाहूंगी कि मैं एक संस्था चलाती हूँ, पर मेरा ये मानना है कि फॉर्मल ट्रेनिंग जो है, हर लर्नर अलग है, हर लर्नर को पढ़ने, समझने का, सीखने का तरीका है। तो हमारे यहाँ डिफरेंट मॉडल्स कोएग्जिस्ट करने चाहिए। कोई अप्रेंटिस मॉडल पे चले जाए, कोई अपने आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग करो, कोई है जो जाओ डिग्री लो। तो हर को अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि उसके लिए कौन सा मॉडल वर्क करता है। जैसे मैंने 40 की उम्र तक किताब नहीं पढ़ी, मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाती हूँ, लेकिन मैं स्कैन कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पढ़ने का तरीका अलग है। जब आपने कहा था ना अंधेरे में पिक्चर देखते हैं, मुझे इतना अच्छा कि अंधेरे में ही फिल्म देखी जाती है। आप खाना खा रहे हो, आप बात कर रहे हो, आप फोन पे बैठे हो, वो फिल्म देखने का तरीका नहीं होता है। आज के युग में लोग चाहते हैं कि हम 15 मिनट देखें, फिर हमारी मर्जी आएगी जब हम 15 मिनट और देखेंगे, फिर मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे तो अभी भी, हाँ, मुझे अभी भी सिनेमा हॉल में पिक्चर नहीं देखूं तो लगा फिल्म नहीं देखी, OTT प्लेटफॉर्म पे देखूं तो मुझे लगता है कोई और ना हो, कमरे में अंधेरा करके पिक्चर देखूं। तो और मेरे मुश्किल से महीने, 1.5 महीने में भी एक पिक्चर खोल नहीं पाती मैं, इस चक्कर में कि भाई पूरा माहौल नहीं मिल रहा पिक्चर देखने का, तो पिक्चर कैसे देखें। और ऐसे मैं लोग जानती हूँ 15-15 एक महीने तक पिक्चर देखते हैं उसको, एक ही पिक्चर। तो कहने का मतलब है बहुत अलग अलग मॉडल्स कोएग्जिस्ट करते हैं। नहीं, तो क्या है ये मानना है कि कोई भी एक मॉडल सही मॉडल नहीं है, क्या है, और हर मॉडल की अपनी पहचान है। आपके सवाल का मैं जवाब दूं कि आज फास्ट फूड का जमाना है, मैगी बनाइए और निकल जाइए। तो रील्स बन रहे हैं। आज जो OTT पर जो लोग फिल्में भी देख रहे हैं वो एक साथ नहीं देख रहे हैं, वो आधा घंटा देखते हैं फिर बाद में देखेंगे। आप ट्रेवल कर रहे हैं उसमें थोड़ी देर देख लिए। ये चीजें जो है जमाने के अनुसार है। अब जो फिल्म स्कूल की बात आपने की, एक्चुअली जब हम सिनेमा के मास्टर्स की बात करते हैं, सिनेमा के जितने लीजेंड की हम बात करते हैं, वो लीजेंड पहले बन गए, उसके बाद FTI खुलता है इस हिंदुस्तान में। चाहे आप वीर शांताराम का नाम लें, चाहे आप बिमल रॉय का नाम लें, गुरुदत्त का नाम लें, चाहे आप राज कपूर का नाम लें, महबूब खान का नाम लें, ऋषिकेश मुखर्जी का नाम लें, ऋत्विक घटक जो किसी इंस्टीट्यूट से नहीं है वो फैकल्टी बनते हैं कहां पर, FTI का, और वहां पर स्टूडेंट पैदा करते हैं। और उनके 2 शिष्य होते हैं, कुमार साहनी और मणि कौल। लेकिन मणि कौल और कुमार साहनी जब बाहर आते हैं तो वो उस तरह की सिनेमा जो हिंदुस्तान को चाहिए था, क्योंकि अमिताभ बच्चन का युग शुरू हो चुका था, लेकिन वहां पर वो मोहन राकेश की उसकी रोटी बनाते हैं, ठीक है, माया दर्पण बनाते हैं निर्मला वर्मा की कहानी को। तो आप, लेकिन वो ऑडियंस से नहीं देखा, लेकिन वो क्राफ्ट इतनी अच्छी है कि वो करेगा आर्काइवल फिल्म है। जब मौका मिले तो आप फिल्म देखिए। फिल्म मेकिंग किसको कही जाती है, मिनिमम वर्ड्स में, क्योंकि जैसे किताबें पढ़ी जाती है, रेडियो सुना जाता है, वैसे फिल्में देखी जाती है। तो फिल्म देखने के लिए आपको बिंब, क्योंकि देखिए क्या होता है, विजुअल की कोई लैंग्वेज नहीं है, विजुअल और सपने जो है उसके बिंब होते हैं। आपको वर्ड्स तो डायलॉग जोड़ना पड़ाना, नहीं तो साइलेंट सिनेमा का पूरा इतिहास आप देखिए, उसमें कवि वर्डिंग और संवाद तो थे नहीं, लेकिन चार्ली चैपलिन कम्युनिकेट तो करता था।
और इतना बेहतरीन करता था। तो जब मुख्य सिनेमा में जब टॉकी चीजें जब आई तो जितने बड़े मास्टर्स थे वर्ल्ड के, वो लोगों ने बोला क्या हिंदुस्तान, बी शांताराम ने कहा कि चलने वाला नहीं है डायलॉग वाली चीजें। क्यों? क्योंकि चित्र की कोई भाषा नहीं होती है, और ये जो है ये चल चित्र है, दौड़ता हुआ चित्र है, तो इसमें संवाद नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही जॉर्ज सिंगर आया और बाकी फिल्में आई तो उसमें आदर्श ईरानी ने आला मारा बनाकर, और जैसे ही आला मारा आया तो लोग जो खेल तमाशे नाटक देखने वाले लोग थे वो भीड़ बढ़ा दिए, और देखते देखते 3 साल बाद 1934 में लास्ट साइलेंट फिल्म बनती है। उसके बाद टॉकी फिल्मों का जो दौर शुरू होता है उसमें उसका उत्थान भी है, सिनेमा में परिवर्तन भी आए हैं चीजें। तो इस तरह से सिनेमा में जो इंस्टीट्यूट की और स्कूल की जो बात हो रही है वो इन्होंने सही बोला कि जब व्यक्ति जब इंस्टीट्यूट बनेगा तभी वो चीजें निकल पाएगी, नहीं तो कुछ अभी इतने लड़के निकल रहे हैं, उस 150 लड़के में या 1500 लड़के में कोई एक निकल गया उस तरह से। लेकिन क्राफ्ट सीखकर कोई विजन भी ला दे ये कोई जरूरी नहीं है, बिना क्राफ्ट सीखे हुए भी लोगों के पास विजन हो सकता है और वो फिल्में बना सकते हैं। जी थैंक यू। Thank you. That was very good. I just want to inform the audience that on 25th February we lost one of our great filmmakers, Kumar Sani. Kumar Sani ji, I have heard him a lot, and he used to speak very well on epic cinema. Yeah, that was his pet subject, and I have seen films shown by him on epic cinema. And so it was unfortunate. I would like to open this session to the audience. You know, if anybody wants to ask a question, please. Can some young person move around the mic? Can you or one young person? Thank you for giving me this opportunity. किसको पूछ रहे हैं वो भी बताना। मैं सभी को पूछ रहा हूँ कि मेरा प्रश्न ऐसा है कि सभी हंसेंगे मेरे से सुन करके। ये OTT होता क्या है कृपया ये बता दें, और इसकी तस्वीर देखी कहाँ जाती है ये बता दें, और इसके एग्रीगेशन क्या होता है ये बताएं। हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने कम से कम 20 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कवर किए, बहुत लिखा, और इस इंडस्ट्री में 15 साल खूब गुजारे, बम्बई रहा। लेकिन जो OTT का पर्याय मुझे समझ नहीं आया। अब इसके जरा समझा दे तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। आई कुछ पता है देखिए ये प्रश्न था, हो सकता है सब हंसे मेरी बात सुन नहीं, सकते नहीं, हैं। नहीं, आपने सही कहा। देखिए OTT की जरूरत, हाँ अब यही फुल फॉर्म मुझे समझ ही नहीं आता, मैं तो बार-बार सुनता हूँ OTT, अखबार में पढ़ता हूँ। OTT का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब हुआ थोड़ा ज्यादा, मतलब टेलीविजन से थोड़ा ऊपर, फिल्म से थोड़ा कम, ये इसका अर्थ हुआ। दूसरी बात ये है कि OTT की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पिक्चर को नहीं बताइए कि जब अमेरिका में जब टेलीविजन, ये क्या था कि ये स्क्रीन पर तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसको देखने के लिए पिक्चर हॉल में जाना पड़ेगा? नहीं, ये इसके लिए सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं, अमेज़न है, आपके नेटफ्लिक्स है, आपके हॉटस्टार है, सोने ओवर द टॉप। क्योंकि ये जो है अभी आप अपनी जेब यूं में कहिए कि ये जो मुट्ठी में दुनिया है सिनेमा इसमें स्क्रीन लेकर चल रहे हैं। जी आप जब मर्जी तब बैठ के देख सकते हैं। और OTT ने क्या किया है, बस एक प्रश्न का जवाब मिल गया। OTT ने क्या किया है सर कि आपने इतने सारे फेस्टिवल जरूर कराए होंगे और कितने फेस्टिवल आपने बुक किए होंगे, लेकिन OTT एक ऐसा विंडो है जहां से आप वर्ल्ड सिनेमा की फिल्में देख सकते हैं, जिन सिनेमा का आपने नाम कभी नहीं सुना होगा। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, कंबोडिया, वहां भी फिल्में बनती है, लोग जानते ही नहीं थे। लोगों को अंग्रेजी और फ्रेंच फिल्में पता थी और रशियन और चाइनीज। वहां पर इस तरह का विंडो खुला है, साउथ कोरियन, कि आप बैठ के घर पे देख सकते हैं और लोगों की चोरियां पकड़ सकते हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस तरह की चीजें उसने दिया है। दूसरी बात ये है कि कंटेंट के प्रति आपको जागरूक किया है, और आप जो हैं आप तो इंडियन सारे हॉटस्टार आ गए, सोनी लिव्स आ गए, ZEE5 आ गए, उस पर भी अभी OTT पर सारी फिल्में आप देख सकते हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा ध्यान बढ़ा, क्योंकि मुझे सच में नहीं मालूम था। मुझे भी नहीं पता था, हम भी दुनिया बोलती थी OTT, हम बोलते थे OTT।
देखिए, हमको जब कोई शब्द प्रयोग करना होता है तो once we must know the meaning of that particular subject. If the teacher is teaching us the trigonometry, so it's the duty of the teacher to tell us what the trigonometry is. सर आप अमेरिका में रहते हैं, साहब मैं तो गांव में रहता हूँ, अमेरिका में। तो आपने बोला कि मैं यूएस नहीं, मैंने नहीं बोला सब यूएस, I didn't say US. मैंने हवाई जहाज नहीं देखा। जो अमेरिकन जितने भी सीरीज थे वो वहाँ के टेलीविजन सीरीज थे, जितने भी ब्रेकिंग बैड और बाकी चर्चे जो आए, हिंदुस्तान में भी 13 एपिसोड और 26 एपिसोड में सीरियल बना करते थे जो दूरदर्शन बनाता था। लेकिन जैसे ही सैटेलाइट चैनल आया तो हमने गंद मचा दिया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि 2 लाख कम से कम हमने क्या किया कि 1,000 एपिसोड बनाने लगे, तो ना उसमें कंटेंट रहा, ना मनोरंजन रहा, ना उसमें कोई सार रहा। लेकिन अब 13 एपिसोड की मिर्जा गालिब देखते हैं तो आज भी आप देखते हैं गुलजार का बनाया हुआ। मैं उसमें था, मैंने बनाया। हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअली वो गैप को खत्म करने के लिए साउथ एशिया जब खाली था तो अमेरिका ने एक नया प्रयोग किया, बोला कि पूरा मार्केट खाली है साउथ ईस्ट एशिया का, तो नेटफ्लिक्स पहला जो है 1915 में नार्कोस बनाता है और हिंदुस्तान में पहला ओटीटी सीरीज जो बनता है वो अनुराग कश्यप बनाते हैं, उसका नाम है सेक्रेड गेम्स, जो विक्रम चंद्रा का नोवेल है। वो गायतोंडे एक गैंगस्टर पर वो बनाया गया है और वो नार्कोस से ही थोड़ा मिलता जुलता है। उसके बाद तो फिर बाढ़ आ जाती है। और आज के तारीख में मैं आपको बताऊं कि ओटीटी ने 40 करोड़ ऑडियंस क्रिएट कर चुका है। 40 करोड़ मतलब कि बाहुबली देखने वाले लोग जो हैं वो 5 करोड़ हैं, जो 1000 करोड़ का बिजनेस करती है। और दिल है बच्चा है जी, सुशांत राजपूत की फिल्म ओटीटी पर देखने वाले 7.5 करोड़ हैं, 2 करोड़ ज्यादा। लेकिन प्रोड्यूसर उतना नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि उसने एक बार राइट बेच दिया उसको। लेकिन आप देखिए कम से कम ओटीटी की वजह से एक फिल्म मेकर को इतना लार्ज और इतना वाइड ऑडियंस मिली है, ये बहुत बड़ी बात है जी। थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। ओके, तो सर आपकी बात पे ओटीटी आया कैसे वो देखते हैं। 1982 शायद वो सन था जिसमें दूरदर्शन कलर में आया था पहली बार। तो पहली 82 में तो पहली क्रांति जो थी वो दर्शकों की रुचियां अगेन कि वो चेंज होने लगी कि जब दूरदर्शन आया। तो इसके बाद रामायण ने अपना 87-88 से रामायण ने अपना दर्शक वर्ग सेट किया। महाभारत आता है, इन्होंने अपना सेट किया। इसके बाद जीटीवी आ रहा है इंडिया में, यानी कि केबल टीवी का जमाना आया। हम केबल टीवी वायर से लगवा के देख रहे हैं, केबल वाला होता था। इसके बाद केबल टीवी के बाद जमाना आता है अपना डिश टीवी। डिश है तो हिट है कुछ इस तरह से। तो डिश टीवी घर पे, हर घर में छतरी लग रही है। हमारे पास डिश टीवी आने तक हमारे जो देखने के जो तौर तरीके, ये ऐसा हो क्या रहा है कि समाज के देखने के, लोगों के देखने के तौर तरीके बनाए जा रहे थे, डिजाइन किए जा रहे थे। हम पहले हफ्ते में एक बार चित्रहार देखते थे और संडे की सुबह हम रंगोली देखा करते थे। लेकिन अब डिश टीवी के जमाने में आते ही हमारी रंगोली और चित्रकार ऑन डिमांड है, हमेशा है। अब इसके बाद जियो आया। जियो हैपेंड टू अस एंड जियो ने तहलका मचा दिया। मतलब उसने डेटा ऐसा चेंज किया, डेटा सस्ता कर दिया, डेटा को इतना हर डेमोक्रेटिक बना दिया कि अब हम जो चाहते थे वो हाई क्वालिटी में देख सकते थे। यहां से ओटीटी इंडिया में शुरू हुआ सर, ओवर द टॉप। ओवर द टॉप इसलिए बोला गया क्योंकि ये सबके ऊपर आ गया, केबल के ऊपर आ गया, टीवी के ऊपर आ गया और आपकी चॉइस बड़ी हो गई, इसलिए इसको ओटीटी बोला गया। अब ओटीटी में भी हमारे पास क्वालिटी है, हमारे पास चुनाव करने की शक्ति है। वी हैव द फ्रीडम, व्हाटएवर यू वांट टू सी वी विल सी। बड़ी स्वीडन की मूवी हो या कोरिया की मूवी हो, तो ये एक ताकत दी है दर्शक को ओटीटी में। लेकिन अगर पहले बता देते तो इतना परिश्रम क्यों? धन्यवाद आप सभी का। एक छोटी सी जिम्मेदारी जो है सुराणा में मुझे सौंप की गई, इसको समापन करना है।
समापन तो कभी होगा नहीं, है ना। कवियों की कहानियां कब पूरी होगी कोई नहीं जानता किसी जन्म में। तो ये सब जो है अलग अलग तरीके का काव्य रच रहे हैं, अलग अलग फ्लेवर्स को ये आप सब रच रहे हैं। तो आप सभी का आभार, धन्यवाद। यूनुस सर भी दौड़ते हुए होगा, मैं तो बहुत चाहिए इंटरेस्टिंग है, अपना परिवार है ना, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है, कमाल है। और ये प्रेम हमने कुछ नहीं पाया जी, प्रेम पाया। पिछले में भी कहा कि नानक ने कहा कि अगर आप सबके सामने अपनी गलतियों को स्वीकार लें तो वो गलतियां फिर इतनी इंटेंस नहीं रहती, लाख बुराई है, लेकिन हम सब ने मिलके इसको संजो रहे हैं। और विद इन द प्रोसेस, हमेशा हम प्रोसेस सीखने यूनुस सर के पास जाते हैं। सर कहते हैं कोल्टे साहब को याद करो, कोल्टे साहब क्या कहते हैं, प्रोसेस पे यकीन करना है, नॉट इन द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो बनेगा, हमारे लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रक्रिया सम्मत जीवन। तो ये प्रक्रिया है, इसको करते करते हम लोग सीखेंगे। और सब आप लोग विद्वान हैं, और विद्वानों को इसलिए बुलाया गया, आक्षेप लगता है कलाकार पढ़ते लिखते नहीं है, तो थोड़ा सा सीख लें तो थोड़ा सा एनलाइटन हो जाए, कुछ दृष्टि आए। लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है, अभी तो कलाकार लोग जब बोल रहे हैं तो पता चल रहा है कि कलाकारों से ज्यादा तो कोई पढ़ता ही नहीं। इंटरेस्टिंग। तो अब सम्मान का एक छोटा सा, तो मुझे लगता है यूनुस सर यहाँ पर है, तो यूनुस सर से ही सबको आप सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे लिए गर्व की विषय, केजी सुब्रमण्यम के स्टूडेंट महमूदी मैम की स्टूडेंट, मेंटर थी नसरीन महमूदी, वो सेंसिबिलिटी यूनुस साहब के अंदर। तो ये गर्व का विषय है कि यूनुस साहब हमारे साथ में है हमेशा। तालियां तो जोर से बेटा इन्होंने डबल ले लिया, वापस जिन्होंने डबल ले लिया साहब वापस, क्योंकि कोई पेन दे रहा है, कोई थैली दे रहा है, कोई पानी की बोतल दे रहा है, तो इसलिए ये उसका आपको भी सम्मान रखना है। थैंक यू। परंपरा को तो निभाते किसी को और भी काम है। बटना कलाकार तो क्या है कि देने वाले समाज का रिप्रेजेंट करता है, दुनिया लेने वाले समाज का रिप्रेजेंट, कला जो है वो देने वाले समाज का रिप्रेजेंट करती है। भाई साहब से कई बार मुलाकात होती है अरविंद के माध्यम से, जैसे अरविंद इनके छोटे भाई है, मैं भी इनका छोटा भाई हूँ। इज सो हम्बल, सो काइंड, ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। थैंक यू सर। मुंबई से आप थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट है संगीता मैम। संगीता मैम भी हमारी अपने ही परिवार का हिस्सा है, इस पूरे को डिजाइन करने में भी आपका एक योगदान है। जयपुर आती रहती हैं, अशोक आत्रे जी की बहुत अच्छी आप मित्र हैं। हमने कई वर्कशॉप आपके साथ में किया है, कई लेवल्स पे आपसे सीखा है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने के बावजूद जो कला के प्रति बहुत सेंसिबल। थैंक यू मैम। प्लीज आइए। आप लोग खड़े हो जाए ना। हाँ आ जाइए। आगे पंपा मैम है। पंपा मैम जो है आप डिजाइनर है। पंपा मैम इधर आ जाइए। तो ये मॉडरेटर आप ही को करना था, लेकिन अब यहाँ पे ये विनम्रता थी कि आपने उसको शेयर किया। नेक्स्ट जितेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, HOD FDA डिपार्टमेंट, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। बहुत सहयोग है, मतलब आधी रात तक जो है, कभी भी फोन करोगे तो ऑलवेज अवेलेबल, व्हाटएवर वी वांट, ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज स्माइल। नहीं है, शुरू से मैम डेमोक्रेटिक रहा। अभी मेहता जी नहीं है, भवानी जी जानते हैं, वो हमारे सत्यजीत है, चलो 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 आओ आओ आओ, गया 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 गया, ये चलता रहता है ना, ये चलता रहता है, क्यों भाई जी। लेकिन शेयरिंग सब कुछ होती है, और ये ब्यूटी है सब। हम तो ऐसे ही हैं, हमारे राजस्थान में गाड़ियों पे लिखा था तो ये ही चले नहीं, ऐसे ही चलेगी भैया।
ये ब्यूटी है सर, इस फ्लेवर के साथ हम जीना चाहते हैं। हम स्ट्रक्चर्ड नहीं होना चाहते, हम डब्बों में नहीं पैक होना चाहते, हम उससे लिबरेट होना चाहते हैं। और अभी लिबरेशन की एक और नई सतत संतति हमारे सामने आएगी, भट्ट साहब का एक तमाशा जो जयपुर जिसके लिए जाना जाता है, और आप जयपुर के लिए जाने जाते हैं। तमाशा अभी यहाँ पे होगा, आप देखो कैसा तमाशा होता है। चलिए सर, थैंक यू सो मच।